तो आज हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का लंबे बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम कारण और प्रथम चरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा चरण। प्रथम चरण तो हमने कल पढ़ लिया था। प्रथम चरण कब से कब तक है प्रथम चरण? तो 1897 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत होती है। 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक पहला चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का। दूसरा चरण कब से कब तक है? इसका जो दूसरा चरण है तीन चरणों में बांटा गया। इसमें पहला चरण तो हमने कल पढ़ लिया था। इसका दूसरा चरण क्या है, कब बांटा गया, कब से कब तक है? तो 1916 से लेकर और 1923 तक, 1916 से 1923 तक दूसरा चरण। अच्छा, तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण, ये जो तीसरा चरण है ये 1923 से लेकर 1941 तक, क्योंकि 41 में जाकर ये बिजोलिया किसान आंदोलन खत्म हो गया। तो कल हमने बिजोलिया के प्रथम चरण पढ़ लिया था 1897 से 1915 के अंदर कौन कौन नेता थे, ये सारे देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा चरण देख लेते हैं क्या है। पहले दूसरे चरण पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण के अंदर कौन से नेता जुड़े थे? इस दूसरा चरण कब से कब तक है ये दूसरा चरण? तो 1916 से लेकर और 23 ईस्वी तक दूसरा चरण। अच्छा, हुआ क्या? बिजोलिया किसान आंदोलन चित्तौड़ के अंदर एक गांव पड़ता है ओछड़ी। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है ओछड़ी। इस ओछड़ी गांव में एक विद्यालय था। उस विद्यालय का नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा विद्यालय था, और विद्यालय कहाँ पर था? ओछड़ी गांव। इस विद्या प्रचारिणी सभा के जो मास्टर थे, जो इस विद्या प्रचारिणी सभा को चला रहा था, इस मास्टर का नाम था विजय सिंह पथिक जी इस विद्या प्रचारिणी सभा को चला रहे थे। कौन सी गांव के अंदर? ओछड़ी गांव के अंदर। विद्यालय का नाम क्या? विद्या प्रचारिणी सभा। वास्तव में इस विजय सिंह पथिक का जो वास्तव में नाम है वो है भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तव में नाम क्या है? भूप सिंह। जो कहां पर विद्यालय चला रहा है? ओछड़ी गांव में। विद्यालय का नाम क्या है? विद्या प्रचारिणी सभा। इस विद्या प्रचारिणी सभा ये ओछड़ी गांव में चलाया करता था विद्या प्रचारिणी सभा। कौन? विजय सिंह पथिक। इसका पहले नाम क्या था? भूप सिंह था, लेकिन बाद में इस बंदे ने अपना नाम चेंज कर लिया था, क्योंकि इस विजय सिंह पथिक, इस भूप सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, और अंग्रेजों ने पकड़ के इसको टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया था। जब टोडगढ़ जेल में इसे बंद किया गया तो ऐसी चर्चा फैलने लगी, भाई इस भूप सिंह को देंगे अंग्रेज फांसी, तो फांसी देंगे। भूप सिंह टोडगढ़ जेल को तोड़कर भागता है, और भागकर अपना नाम चेंज कर लिया था, और नाम रख लिया विजय सिंह पथिक, और भेष चेंज कर लिया, ओछड़ी गांव में चला गया और एक विद्यालय चलाने लगा, विद्या प्रचारिणी सभा। अच्छा, इस विद्या प्रचारिणी सभा चलाता, इसका पता चला साधु सीताराम दास को। ये साधु सीताराम दास क्या काम करता है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का बड़ा नेता है साधु सीताराम। इसी ने चलाया था 1897 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत ही इसी ने की। लेकिन इस साधु सीताराम दास को जब पता चला कि विजय सिंह पथिक जो पहले भूप सिंह था वो आजकल कहाँ पर है? ओछड़ी गांव में विद्यालय चला रहा है। इस विद्यालय का नाम विद्या प्रचारिणी सभा। तो ये साधु सीताराम दास 1916 ईस्वी के अंदर इस भूप सिंह या फिर विजय सिंह से मिलने के लिए गया ओछड़ी में। क्या काम कर रहा है विजय सिंह? तो विद्या प्रचारिणी सभा चला 1916 के अंदर। कब मिलने के लिए गया? 1916 ईस्वी के अंदर। और इस साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से जाकर कहा कि पथिक जी यारो, आप जवान आदमी हो, यहाँ पर विद्यालय क्यों चला रहे हो? तो विजय सिंह पथिक ने कहा क्या काम करोगे? तो विजय सिंह, इस साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से कहा कि आप एक काम करो, आप बिजोलिया चलो, बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन हो रहे, तो आप किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। मेरे से पार नहीं पड़ी है, मैं बूढ़ा हो गया, तो आप बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करो। तो 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक आ गया बिजोलिया। कहां पर आ गया? बिजोलिया आ गया। किसके कहने पर आ गया? तो साधु सीताराम दास के कहने पर। कब आ गया? तो 1916 के अंदर। कौन आ गया? विजय सिंह पथिक। कोई पूछेगा बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ में विजय सिंह पथिक कब जुड़ गया था? 1916 ईस्वी के अंदर। कब जुड़ गया था? 1916 के अंदर। कौन जुड़ गया? विजय सिंह पथिक जुड़ गया। अच्छा, विजय सिंह पथिक जब यहाँ पर आंदोलन किया गया था तब उसने देखा एक बंदा रोज यहाँ से निकलता है
और रोज ठिकाने की तरफ जाता है। ठिकाना कौन सा? तो बिजोलिया की तरफ। उस बंदे का नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। ये माणिक्यलाल वर्मा रोजाना नहा धो के और ठिकाने की तरफ जाता था। तो इस विजय सिंह पथिक ने देखा ये रोज बंदा यहाँ से क्यों निकलता है, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसने एक दिन बातचीत की विजय सिंह पथिक, बातचीत करके कहा तो वर्मा जी कहाँ जाता है रोज? तो इस माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मैं बिजोलिया के अंदर करता हूँ नौकरी, तो मैं रोज नौकरी करने के लिए जाता हूँ, वहां पर नौकरी करके वापस आता हूँ, जाता हूँ रोज तो नौकरी करने के लिए। कहां पर करता है नौकरी? तो नौकरी करता हूँ मैं बिजोलिया के अंदर। तो इस विजय सिंह पथिक ने माणिक्यलाल वर्मा से कहा कि यार किसान तो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और तू कर रहा है वहां पर नौकरी। किसान जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो उसी की नौकरी करे, तुझे शर्म नहीं आती? तो माणिक्यलाल वर्मा ने ये नौकरी विजय सिंह पथिक के कहने पर छोड़ दी। विजय सिंह पथिक के कहने पर छोड़ दी और माणिक्यलाल वर्मा किधर चला गया? तो आंदोलन के अंदर। इसने भी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। किसके कहने पर शुरू कर दिया? विजय सिंह पथिक के कहने पर। किसने शुरू कर दिया? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। और नौकरी कहाँ की छोड़ दी? तो बिजोलिया की नौकरी छोड़ दी। अब इसका काम क्या था? इसका काम है कि भाई किसानों को आंदोलन करना है, किसानों को आंदोलन करना है तो किसानों को मोटिवेट करते रहना। तो ये माणिक्यलाल वर्मा किसानों को मोटिवेट करने के लिए एक गीत गाया करता था। उस गीत का नाम था पंछेड़ा। पंछेड़ा। तो पंछेड़ा गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। और पंछेड़ा गीत कहां पर गाता? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। कौन गाता? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा कहां पर नौकरी करता? बिजोलिया के अंदर। किसके कहने पर छोड़ दी थी? विजय सिंह पथिक के कहने पर इसने नौकरी छोड़ दी। विजय सिंह पथिक कब जुड़ गया था आंदोलन से? 1916 ईस्वी के अंदर ये आंदोलन से जुड़ गया था। विजय सिंह पथिक, पथिक जी जो है पथिक, विजय सिंह पथिक जो 1916 के अंदर आंदोलन से जुड़े, लेकिन उन्होंने किसानों से पूछा यार एक बात बताओ, आप यदि दो किसानों के बीच में लड़ाई हो जाती है दोनों के बीच में तो आप न्याय करवाने के लिए कहां जाते हो? तो किसानों ने कहा साहब हम तो न्याय करवाने के लिए बिजोलिया के सामंत के पास ही जाते हैं और तो कहां जाए? तो विजय सिंह पथिक ने कहा यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम यदि उसके पास में न्याय करवाने के लिए जा रहे हो तो वो आपकी बातें क्यों मानेगा? वो बातें मानेगा नहीं। तो क्या करें? तो इसने कहा 1917 ईस्वी में इसने कहा कि मैं एक किसानों के लिए अलग से पंचायत बनाऊं, उस पंचायतों के अंदर आप में से कोई किसान, 5 किसान जाएंगे और वो किसान यहाँ पर पंच बनेंगे। उस 5 में से एक तो होगा सरपंच और 4 होंगे पंच। और वो जो पंच है वो ही आपका, यदि कोई किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है आपके अंदर तो वो 5 पंच यहाँ पर निपटारा करवा देगा। तो 1917 ईस्वी में किसानों ने कहा ये तो ठीक है फिर आप करो इसकी। तो 1917 ईस्वी के अंदर एक बिजोलिया के अंदर एक गांव पड़ता था बेरीसाल। बेरीसाल, बेरीसाल नाम के गांव में हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या जो होती है उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। तो इस हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में 1917 ईस्वी के अंदर विजय सिंह पथिक ने किसानों के लिए एक पंचायत बनाई। उस पंचायत का नाम दिया ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड। तो कोई पूछे ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की किसने? विजय सिंह पथिक ने। कब की है? तो 1917 के अंदर। कौन से गांव में की? तो बेरीसाल गांव में। और कौन से त्योहार पे की? तो हरियाली अमावस्या के दिन ये ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसमें 5 पंच बनाए गए, उनमें से जो एक सरपंच बनाया गया, सरपंच जो मुख्य होगा, उस सरपंच का नाम था मन्नाजी पटेल। मन्नाजी पटेल। मन्नाजी पटेल को यहाँ पर सरपंच बना दिया गया। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच कौन है? मन्नाजी पटेल। किसने बनाया? पथिक जी ने। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब किया? 1917 के। कौन से गांव में? बेरीसाल गांव में। और कौन से त्योहार पर? हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। विजय सिंह पथिक ने कहा आंदोलन कोई सा, उस आंदोलन में यदि युवाओं की भूमिका नहीं है ना तो आंदोलन सफल नहीं हो। तो इस आंदोलन में युवाओं की भूमिका होनी जरूरी है। तो विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी के अंदर
विजय सिंह पथिक ने युवाओं को बिजोलिया किसान आंदोलन में जोड़ने के लिए एक संगठन और बनाया और उस संगठन का नाम है उपरमाल सेवा समिति। उपरमाल सेवा समिति, सेवा मतलब सेवा करेगा, समिति, उपरमाल सेवा समिति। किसने बनाई उपरमाल सेवा समिति? पथिक जी ने 1917 के अंदर बनाई उपरमाल सेवा समिति। ये जो पूरी समिति थी इसमें युवा भाग ले रहे थे, युवा जितने भी थे वो उपरमाल सेवा समिति के अंदर भाग ले रहे थे। कब की बनाई? 1917 ईस्वी की। अच्छा, इस उपरमाल सेवा समिति को कहा गया कि आप एक काम करो, आपको एक काम करना है। बताओ साहब क्या काम करना है? काम यह करना है कि मैं जो भी ये आंदोलन हो रहा है इस आंदोलन की खबरें लिखूंगा कि हमारी मांगे ये और हमारे ऊपर अत्याचार ये हो रहा है। तो पूरी मांगे और अत्याचार लिखूंगा। उस मांगे और अत्याचार को एक पैम्पलेट, बड़ा पैम्पलेट छापा जाएगा। उस पैम्पलेट को आप गांव में जाकर बांटना है। तो इस उपरमाल सेवा समिति के युवाओं ने कहा कि आप वो पैम्पलेट बनाओ और लिख दो, हम जाकर वो गांव के अंदर बांट के आएंगे। तो विजय सिंह पथिक ने जो पैम्पलेट छापा उस पैम्पलेट का नाम था उपरमाल का डंका। उपरमाल का डंका। तो उपरमाल का डंका नामक जो पर्चा था वो पर्चा किस आंदोलन में छपा था? बिजोलिया किसान आंदोलन, उपरमाल का डंका। और ये उपरमाल का डंका जो है इसे उपरमाल सेवा समिति ने इसको लिया और प्रत्येक गांव में जाकर बांट के आ गए। उपरमाल का डंका पर पैम्पलेट था, पर्चा था। तो कोई पूछेगा उपरमाल का डंका कौन से आंदोलन में? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में ये उपरमाल का डंका छपा था, जो आंदोलन की बातें करा था उपरमाल का डंका। अच्छा, उसके बाद में विजय सिंह पथिक ने कहा यार ये तो चलो ठीक है, समिति बना ली, युवा सेवा उपरमाल सेवा समिति बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन इस आंदोलन को मैं पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाना चाहता हूँ। तो पूरे भारत में यदि चर्चा का विषय बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उस समय पूरे भारत में एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी। उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक साल अधिवेशन करती, अलग अलग जगहों पर अधिवेशन करती। अच्छा, था क्या कि भारत उसमें दो भागों में विभाजित था, बंटा हुआ था। एक भारत तो वह जिसके अंदर राजा है, एक भारत तो जिसके अंदर राजा है, राजा का अधिकार है। एक भारत वह जिसमें से तो अंग्रेजों का अधिकार है, अंग्रेजों का अधिकार। तो ये जो अंग्रेजों का अधिकार है इसको बोलते ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। और ये जो राजा का जो भारत है, राजाओं जिसका ऊपर राजाओं का अधिकार है, वो थे रियासती भारत, रियासती भारत। तो ये जो कांग्रेस जो थी पार्टी थी, ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रही थी। इनका मानना था कि हम रियासती भारत के अंदर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं चलाएंगे। तो ये कहां पर आंदोलन चला रही थी? ब्रिटिश इंडिया के अंदर आंदोलन चला रही थी कांग्रेस। उस समय बहुत बड़ी पार्टी। तो विजय सिंह पथिक जी ने कहा कि यदि यार कांग्रेस का हमें सपोर्ट मिल गया ना एक बार, तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस का एक बार सपोर्ट मिल गया तो इस आंदोलन को सफल में आसानी से बना सकता हूँ। कांग्रेस का सपोर्ट कैसे मिलेगा? कांग्रेस से बातचीत करनी पड़ेगी। 1919 ईस्वी के अंदर, 1919 ईस्वी के अंदर ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस अधिवेशन कर रही थी अमृतसर के अंदर, अमृतसर। तो अमृतसर अधिवेशन कब हो रहा था? 1919 ईस्वी के अंदर कांग्रेस अधिवेशन कर रही थी अमृतसर। यह विजय सिंह पथिक 1919 में चला गया अमृतसर के। अमृतसर के अंदर जाके जो भी इनका पैम्पलेट बटा हुआ छपा हुआ था वो पैम्पलेट लाके ले जाके और कांग्रेस के अंदर भाई अधिवेशन जो चल रहा है उसके अंदर बांटेंगे। और तो क्या करें, कांग्रेस का यदि सपोर्ट मिलेगा तो अच्छी बात है। कांग्रेस के अंदर उस समय एक बहुत बड़ा नेता था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और तिलक से इसने पथिक जी ने बातचीत की। तिलक को जाकर कहा कि ये मांगे और किसानों के ऊपर इस प्रकार अत्याचार हो रहा है, तो आप तो किसानों की यार वसीया हो कम से कम, तो किसानों की जो भी मांगे उनको मनवाओ और बिजोलिया किसान आंदोलन को खत्म करो। इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर। तो इस बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि देख अधिवेशन हो रहा है अमृतसर के अंदर, मैं इस अधिवेशन में कांग्रेस के इस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखूंगा, जरूर प्रस्ताव रखूंगा। तो इस बाल गंगाधर तिलक ने पथिक जी के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर रखा? अमृतसर अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव रखा कांग्रेस के सामने। लेकिन प्रस्ताव जैसे ही रखा तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता था गांधी जी, महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, रद्द कर दिया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेंगे,
क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भाई कांग्रेस यदि रियासती भारत की तरफ चलेगी तो यहाँ पर जो ब्रिटिश भारत है उससे अंग्रेज नहीं निकाल पाएगी। तो पहले गांधी जी का मानना था पहले अंग्रेजों को देश से निकाले, उसके बाद में राजतंत्र खत्म करे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं किसी प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहता। गांधी जी ने, तो कोई पूछेगा तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर प्रस्ताव, सॉरी, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव अमृतसर अधिवेशन के अंदर रखा किसने? तो रखा किसने? पथिक जी ने रखा अमृतसर अधिवेशन में। और इसका समर्थन कौन किसने किया? तिलक ने समर्थन किया। और विरोध किसने किया? गांधी जी ने विरोध किया। विरोध किसने किया? गांधी जी। लेकिन इन दोनों बंदों ने विरोध तो किया, लेकिन दोनों ने कहा देखो हम वहां जा तो नहीं सकते। तिलक ने तो समर्थन किया, गांधी जी ने इसका विरोध किया। इन दोनों बंदों ने कहा कि भाई हम वहां बिजोलिया जा तो नहीं सकते, लेकिन बिजोलिया के जो राणा है फतेह सिंह, राणा जी तो जो थे वो उनका नाम था फतेह सिंह, तो उस फतेह सिंह को हम पत्र लिखेंगे और पत्र लिख उनके बताएंगे भाई किसानों जो अत्याचार है उनका कम करो और उनकी मांगे मांगे। तो इस बाल गंगाधर तिलक ने भी और महात्मा गांधी ने भी पत्र लिखा किसको? तो फतेह सिंह को, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। और पत्र लिख के कहा कि यार स्वतंत्रता के पुजारी हुआ और इस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये अत्याचार कम करो यार, किसानों की बातें मान लो। तो इस फतेह सिंह ने पत्र लिखा। इस फतेह सिंह को पत्र लिखा किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी दोनों ने पत्र लिखा था। और प्रस्ताव रखा किसने? पथिक जी ने रखा। कौन से अधिवेशन? अमृतसर अधिवेशन में। अच्छा, समर्थन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। विरोध किसने किया? गांधी जी ने किया। दोनों ने पत्र किसको लिखा? फतेह सिंह को पत्र लिखा। पथिक जी को लगा यार यदि गांधी जी सपोर्ट में आ गए तो मजा आ जाएगा, तो किसी प्रकार से गांधी जी को सपोर्ट में करना है, करा। अब गांधी जी को सपोर्ट में कैसे किया जाए? अमृतसर अधिवेशन के जस्ट अगले साल 1920 ईस्वी के अंदर, 1920 ईस्वी के अंदर कांग्रेस जो अधिवेशन कर रही थी वो अधिवेशन कर रही थी नागपुर, महाराष्ट्र में जगह पड़ती है नागपुर। तो नागपुर अधिवेशन हो रहा था। कब हो रहा था? 1920 के अंदर ये नागपुर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। तो विजय सिंह पथिक अपने साथ, अब इस बार जो नागपुर अधिवेशन में गए वो अकेले नहीं गए, यहाँ पर भी पथिक जी अकेले नहीं गए। पथिक जी अपने साथ में 2-3 किसानों को लेके गए नागपुर के अंदर, कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी, 2-3 किसानों को लेके गए। कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी, तीनों किसानों को यहाँ पर ले जाकर और नागपुर अधिवेशन के अंदर यहाँ पर लगवाई प्रदर्शनी। तो कोई पूछे भाई विजय सिंह पथिक ने किस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रदर्शनी लगवाई थी? तो प्रदर्शनी किस अधिवेशन में लगवाई थी? नागपुर अधिवेशन। जब इस प्रदर्शनी लगवाई यहाँ पर, ये तीनों किसान बैठे हुए थे। गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने देखा यार वास्तव में अत्याचार तो हो रहा है इन किसानों के ऊपर। तो गांधी जी ने इन किसानों को कहा देखो मैं वहां जा तो नहीं सकता, नहीं कांग्रेस वहां जा सकती है, लेकिन मेरा जो नैतिक समर्थन है, गांधी जी ने जो अपना नैतिक समर्थन, गांधी जी ने कहा कि जो मेरा नैतिक समर्थन है मैं वो आपको दे रहा हूँ। नैतिक समर्थन मेरा पूरा भाई मन से आपको सपोर्ट है। तो गांधी जी ने इस अधिवेशन के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दे दिया था। नैतिक समर्थन। तो कोई पूछे भाई किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने अपना मोरल सपोर्ट किसानों को दे दिया था, बिजोलिया किसान आंदोलन को दे दिया था? तो वो था नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन हुआ कब? 1920 में। 1920 में किसका? कांग्रेस का। अच्छा, इस नागपुर अधिवेशन में पथिक जी ने कौन कौन से किसान लेके गए थे? कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी। वहां पर प्रदर्शनी लगवाते हैं और गांधी जी ने इनको क्या दे दिया? नैतिक समर्थन, मोरल सपोर्ट दे दिया। अब गांधी जी का नैतिक समर्थन तो मिल गया। पथिक जी ने कहा कि देखो इस आंदोलन को एकदम सफल बनाना है, जोरदार, तो पूरे भारत में इस आंदोलन की चर्चा होनी चाहिए। चर्चा कैसे होगी? तो चर्चा तो भाई जब लोगों को पता चलेगा तभी, पता तो तभी चलेगा जब अखबारों के अंदर इस आंदोलन की चर्चा हो। तो पथिक जी ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा करने के लिए, अखबारों में इसका जो भी बिजोलिया किसान आंदोलन में मांगे थी, जो भी इनके ऊपर अत्याचार और तो अखबारों में इसका लेख छापना शुरू किया। एक अखबार निकलता था प्रताप, कानपुर से ये अखबार निकलता था।
कानपुर से। कौन सा अखबार? प्रताप नामक समाचार पत्र निकलता। ये जो प्रताप समाचार पत्र, इस प्रताप समाचार पत्र निकलता कहां से? कानपुर से। और इस प्रताप समाचार पत्र का जो संपादक था, उस संपादक का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी किसका संपादक है? तो प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादक है। समाचार पत्र, ये समाचार पत्र का संपादक है, समाचार पत्र का संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी। इस पथिक जी ने इस गणेश शंकर विद्यार्थी को एक राखी भेजी, चांदी की राखी, और राखी भेजकर राखी भेजी और राखी भेजकर कहा कि देखो गणेश शंकर विद्यार्थी, जिस प्रकार से एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है, तो भाई का यह दायित्व बनता है कि उनकी रक्षा करे। तो किसान आपके लिए राखी भेज रहे हैं चांदी की, तब आपका दायित्व है किसानों की किसी प्रकार से रक्षा करेंगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? तो आप सहायता सिर्फ यह कर सकते हो, इस अखबार के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की पूरी बातें लिखो, जितने भी इस पर अत्याचार होगा उस अत्याचार को इस प्रताप नामक समाचार पत्र के अंदर छापो। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस समाचार पत्र के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की जितनी भी मांगे थी, जितनी भी शिकायतें थी, वो सारी इस आंदोलन के अंदर छपी। तो कोई पूछेगा कौन सा समाचार पत्र है जिसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की मांगे छपी? तो वो प्रताप नामक समाचार पत्र है। अच्छा, एक समाचार पत्र निकलता था मराठा, यह समाचार पत्र पुणे से निकलता, पुणे से। कौन सा समाचार पत्र? मराठा। और इस समाचार पत्र का जो संपादक था वो थे बाल गंगाधर तिलक जी इस समाचार पत्र को निकाल रहे। तो इस समाचार पत्र में भी बिजोलिया किसान आंदोलन की मांगे चली, क्योंकि तिलक जी तो समर्थन कर रहे, नागपुर अधिवेशन में भी तिलक जी तो अमृतसर अधिवेशन में तिलक जी समर्थन कर रहे। तो तिलक जी ने अपने समाचार पत्र के अंदर ये बिजोलिया किसान आंदोलन की मांगे रखी। अच्छा, और कौन से समाचार पत्र? एक समाचार पत्र निकलता नवीन राजस्थान। तो इस नवीन राजस्थान समाचार पत्र में भी इसकी मांगे छपी थी बिजोलिया किसान आंदोलन। और कौन सा समाचार पत्र है? नवीन राजस्थान नाम के समाचार पत्र। एक समाचार पत्र निकलता राजस्थान केसरी, तो इस राजस्थान केसरी में भी इसकी मांगे छपी। तो ये 3-4 समाचार पत्र, प्रताप नामक समाचार पत्र जो गणेश शंकर विद्यार्थी निकालता, कहां से? कानपुर से निकालता था। इसके अंदर पथिक जी ने राखी भेजी गणेश शंकर विद्यार्थी को, और इसने प्रताप नामक समाचार पत्र के ये सारी मांगे छापी। एक मराठा समाचार पत्र जो पुणे से निकलता, बाल गंगाधर तिलक निकालता, इस समाचार पत्र में भी बिजोलिया किसान आंदोलन की मांगे थी। नवीन राजस्थान अजमेर से निकलता, राजस्थान सेवा संघ वालों का ये समाचार पत्र था, ये राजस्थान सेवा संघ वालों का था, तो इसके अंदर भी मांगे रखी। राजस्थान केसरी जो था, ये वर्धा से, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है वर्धा, तो इस वर्धा से निकाल। वास्तव में ये समाचार पत्र तो विजय सिंह पथिक जी का ही था। तो पथिक जी तो अपने समाचार पत्र में ये सारी मांगे रखेगा। तो पथिक जी के समाचार पत्र जो राजस्थान केसरी था, उसके अंदर भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन की मांगे रखी गई। अब जब अखबारों में इस प्रकार की मांगे आने लगी, भाई ये समाचार पत्रों में ये छपने लगा बिजोलिया किसान आंदोलन में ये सब हो रहा है, तो जो मेवाड़ की सरकार है उनकी थोड़ी बुद्धि है यार, वास्तव में किसानों पे अत्याचार हो रहा है, ऐसे ही चाह रहे हैं। तो मेवाड़ जो सरकार थी, इस मेवाड़ की जो सरकार थी, इस मेवाड़ सरकार ने इसकी जांच करवाई कि हम जांच करवाएंगे। तो इस जांच करवाने के लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करवाने के लिए मेवाड़ सरकार ने 2 आयोग बनाए। एक तो 1919 के अंदर जांच करवाई, एक जांच करवाई 1920 के अंदर। 1920 के अंदर तो 1919 और 1920 के अंदर 2 आयोग बनाए थे, जांच आयोग। 2 आयोग बनाए किसने? मेवाड़ सरकार ने 1919 में, और एक 1920 के अंदर। जब ये 1919 के अंदर जांच आयोग बनाया तो इसके अंदर 2-3 बंदे गए थे। एक का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य। अच्छा, बिंदुलाल भट्टाचार्य के साथ में और कौन था? तो अफजल अली।
बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली, अमर सिंह राणावत। तो ये तो 1919 के अंदर आए थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह राणावत। इस आयोग का नाम ही था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। 1919 के अंदर बना था। बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में आए 3 बंदे आए थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली, अमर सिंह राणावत। लेकिन इसने कोई ढंग की रिपोर्ट तो किसानों के पक्ष में तो दी नहीं, वापस चले गए, थोड़ी बहुत जांच करी। मेवाड़ ने वापस एक जांच आयोग बनाया 1920 के। ये जो जांच आयोग था, इसमें 3 बंदे आए थे, राज सिंह मेहता, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। तो ये 3 बंदे आए थे 1920 के अंदर। मेवाड़ सरकार ने 2 जांच आयोग बनाया भाई, 2 जांच आयोग बनाए, एक तो 1919 के अंदर, एक 1920 के अंदर। मेवाड़ सरकार ने 2 जांच आयोग, एक 1919 में, एक 1920 में। 1919 में 3 बंदे आए, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली, अमर सिंह राणावत। 1920 के अंदर भी 3 आए, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत। राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत, ये 3 बंदे आए थे जांच करने के लिए। तो मेवाड़ सरकार ने कितने जांच आयोग बनाए? 2 जांच आयोग बनाए। लेकिन दोनों जांच आयोग को ढंग की रिपोर्ट नहीं, लिपापोती से करके वापस चले गए। जब ये वापस चले गए तो इस बात की जानकारी लगी अंग्रेजों, और अंग्रेजों को पता चला कि बिजोलिया के अंदर इस प्रकार से आंदोलन हो रहा है, लगातार आंदोलन चल रहे हैं। मेवाड़ सरकार ने जांच आयोग भी बनाए, लेकिन कोई पार नहीं पड़ी। तो अंग्रेज खुद इसकी जांच करने के लिए आए, और अंग्रेजों ने खुद ने जांच आयोग बनाया। अच्छा, उस समय जो भारत के अंदर सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था, उसे कहते गवर्नर जनरल। गवर्नर जो पूरे भारत का मेन होता, वो गवर्नर जनरल था। लेकिन राजस्थान का कोई पर्टिकुलर एरिया है, जिससे राजस्थान का जो अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी था, वो मुख्य अधिकारी था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर। अच्छा, उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था, इस समय राजस्थान का जो एजीजी था, राजस्थान का एजीजी था, उस एजीजी का नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। एजीजी का क्या नाम है? रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड राजस्थान का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी यही था। अब जब अंग्रेज जितने भी थे, वो प्रत्येक रियासत के अंदर अपने एक बंदा छोड़ता, उनको बोलते पॉलिटिकल एजेंट। हर रियासत के अंदर रहता है ये पॉलिटिकल एजेंट। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन, जो बिजोलिया ठिकाना है, कौन सी रियासत के अंदर आ रहा है? मेवाड़ रियासत। तो मेवाड़ रियासत का जो उस समय पॉलिटिकल एजेंट था, उनका नाम था अगलवी। मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? अगलवी। तो रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी था। मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, सॉरी, मेवाड़ रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उनका नाम था विल्किसन। विल्किसन। और इस रॉबर्ट हॉलैंड का एक सचिव था, सचिव, उस सचिव का नाम था आगलवी। सचिव का नाम, तो रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी, पॉलिटिकल एजेंट विल्किसन, और एक सचिव था आगलवी। और एक मेवाड़ का प्रधानमंत्री था उस समय, उस प्रधानमंत्री का नाम था प्रभाष चंद्र चटर्जी। प्रभाष चंद्र चटर्जी। इन चारों ने मिलकर बातचीत बनाई कि भाई वास्तव में किसानों पर अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए हम चलेंगे मेवाड़। तो ये चारों बंदे, सॉरी, बिजोलिया चले। चारों बंदे इसकी जांच करने के लिए किधर आए? बिजोलिया आए। बिजोलिया आकर इसने किसानों आंदोलन की जांच की। तो इसे पता चला कि यार किसानों पर अत्याचार तो हो रहा है, तो इसके किसानों की जो भी मांगे वो मानी जाए। तो इन बंदों ने किसानों को कहा कि जो भी आपकी मांगे वो मान लेंगे, लेकिन आप में जो बड़ा नेता है वो हमारे पास नहीं आए, और हम वो जो कहेंगे वो उन मांगों को हम मान लेंगे। तो किसानों की तरफ से 2-3 नेता आए जो इनसे बातचीत करने के लिए, किसानों की तरफ से। वो कौन थे? एक का नाम था मोतीलाल, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल
वर्मा और एक था राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, ये तीन चारों बंदे बात करने के लिए आए थे। किससे बात करने के लिए? जो भी अंग्रेजों ने जो आयोग बनाया था, जांच आयोग बनाया था, उसमें एक रॉबर्ट हॉलैंड था, विल्किसन जो मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है, एक रॉबर्ट हॉलैंड का सचिव था, अगले ये आया था, एक मेवाड़ रियासत का प्रधानमंत्री जो था प्रभाष चंद्र चटर्जी ये आया। और किसानों की तरफ से कौन कौन आए? मोतीलाल, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, ये बात करने के लिए। अच्छा, इन दोनों आपस में बैठ के बातचीत की और कहा कि भाई क्या समस्या। इन लोगों ने कहा कि यार समस्या दिख नहीं रही, हमारे ऊपर 84 प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं। तो इन लोगों ने इन 84 में से 35 कर माफ कर दिए। तो बिजोलिया ठिकाने के अंदर जब अंग्रेज आए, पर रॉबर्ट हॉलैंड ये जांच करने के लिए आए, तो 84 में से कितने कर माफ कर दिए? 35 कर माफ कर दिए कि 35 आपके नहीं लगेंगे। तो 84 में से कितने माफ कर दिए थे? 35 माफ कर दिए। इस बात का पता चला मेवाड़ के जो बिजोलिया के जो सामंत थे, उस सामंत को पता चला। सामंत को पता चला, सामंत क्या गए उस समय भाई आंदोलन जब शुरू हुआ, तो शुरू हुआ उस समय सामंत कौन था? करशन सिंह। शुरू हुआ उस समय सामंत कौन था? करशन सिंह सामंत था। लेकिन इसकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इस सामंत की, करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है 1906 के अंदर। और 1906 के अंदर एक नया सामंत बनता है, उसका नाम है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, यह वही पृथ्वी सिंह है जिसने तलवार बंदाई कर लगाई। 1906 से लेकर यह बंदा रहता है 1906 से लेकर 1916 ईस्वी तक। तो इस पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु होगी कि 1916 के अंदर। इस पृथ्वी सिंह के बाद में जो नया सामंत बना था वो था राव किशन सिंह। किशन सिंह, सॉरी, किशन सिंह, केसरी सिंह। केसरी सिंह नया सामंत बना था, वो कौन था? केसरी सिंह नया सामंत बना। ये 1916 के अंदर सामंत बना। जब ये जांच आयोग आया 1922 के अंदर, ये जांच आयोग आया था 1922 के अंदर, तो ये जो 1922 के अंदर जांच आयोग आया, उस समय बिजोलिया का सामंत कौन था? केसरी सिंह सामंत था। बिजोलिया का सामंत कौन था? केसरी सिंह। तो केसरी सिंह को पता चला कि 84 में से कितने माफ कर दिए? 35 माफ कर दिए। केसरी सिंह की ये जची नहीं, और केसरी सिंह ने किसानों को बुलाकर कहा कि जो अंग्रेजों ने आपके साथ में जो भी समझौता किया है, मैं उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि ये जो जमीन है वो अंग्रेजों की नहीं है, जमीन मेरी है, और मैं ये जो समझौते करके गए ना अंग्रेज, इसको मानता ही नहीं। तो कोई पूछेगा अंग्रेज समझौता करके गए थे, लेकिन किस रियासत, किस ठिकाने के जागीरदार ने वो समझौता मानने से इनकार कर दिया था? तो वो बिजोलिया। बिजोलिया का सामंत कौन है? केसरी सिंह। केसरी सिंह। बिजोलिया का सामंत कौन है? केसरी सिंह। केसरी सिंह ने जो भी ये समझौता करके गए थे, ये मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार कर दिया कि भाई मैं ये नहीं मानता जो भी आपका समझौता कर। इस प्रकार से ये दूसरा चरण समाप्त हो जाता। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा चरण। अब अंग्रेज तो यहाँ पर समझौता करके चले गए, भाई 84 में से 35 कर माफ कर दिया अंग्रेजों ने। चौरासी में से 35 कर माफ कर दिए थे अंग्रेजों ने। अब इस देखते तीसरा चरण, इसका जो है तीसरा चरण। तीसरा चरण, तीसरा चरण कब से कब तक है? तो 1923 से लेकर 41 तक। वैसे हम इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछते। 1923 से लेकर 1941 तक तीसरा चरण। अंग्रेज जब यहाँ पर समझौता करके गए, 84 में से 35 कर माफ कर दिया, तो अंग्रेजों ने एक अधिकारी को भेजा, अपने एक अधिकारी को भेजा। उस अधिकारी का नाम था ट्रेंच। इस ट्रेंच को कहा कि तुम जा और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पर ज्यादा भू राजस्व लगा रहे हैं, जो भी सामंत है वो सामंत किसानों के ऊपर ज्यादा भू राजस्व लगा रहे हैं, तो तुम भूमि का बंदोबस्त करके आ। बंदोबस्त का मतलब है ट्रेंच जाएगा और ट्रेंच जाकर भूमि का बंदोबस्त करेगा। बंदोबस्त का मतलब ये है कि जो भी भूमि है, सिंचित और असिंचित, दो प्रकार की भूमि है। एक तो होती है सिंचित भूमि, सिंचित भूमि, और एक होती है असिंचित। असिंचित, सिंचित और असिंचित। सिंचित इसमें पानी लगता है, असिंचित में पानी नहीं लगता, सिर्फ बारानी होती है, वो असिंचित है। तो सिंचित और असिंचित दो प्रकार की भूमि होती है।
ट्रेंच को कहा कि तू जा और जो ये सिंचित भूमि और असिंचित भूमि इस पर अलग अलग टैक्स लगा के किसानों को, भाई इतना टैक्स देना इतना नहीं देना। इस ट्रेंच को पता ही नहीं था सिंचित क्या होती है असिंचित क्या होती है। इस भूमर ने जाकर इस सिंचित भूमि पर तो टैक्स कर दिया कम, असिंचित भूमि पर टैक्स कर दिया ज्यादा। किसानों को बड़ा आक्रोश था। किसानों ने कहा ये क्या तरीका, मतलब सिंचित के ऊपर जहाँ धान ज्यादा होता है वहां तो टैक्स ले रहे हो आप कम, और जहाँ धान कम होता है वहां टैक्स ले रहे हो आप ज्यादा। तो ये जो भी बंदोबस्त करके गया था, ट्रेंच आया था 1923 के अंदर। तो 1923 के अंदर जो भी ये समझौता करके गया तो ये सही नहीं था। सिंचित पर टैक्स कम कर दिया था, असिंचित पर टैक्स ज्यादा कर दिया। किसानों ने बस इस वजह से किसान बड़े नाराज हो गए और किसान बेचारे अब कहाँ गए। तो किसानों का जो बड़ा नेता था उसके पास, किसानों का जो बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन, विजय सिंह पथिक। इसलिए विजय सिंह पथिक जी को तो किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो किसान भाग के गए पथिक जी के पास, पथिक जी के पास में पथिक जी को जाकर कहा, पथिक जी यारो ये ट्रेंच आया था बंदोबस्त करने के लिए, लेकिन इसने सिंचित पर तो टैक्स कर दिया कम, असिंचित पर टैक्स कर दिया ज्यादा। पथिक जी ने कहा देखो एक काम करते हैं, सिंचित भूमि पर टैक्स कम, असिंचित पर ज्यादा है, तो आप एक काम करो, ये जो असिंचित भूमि है ना ये आप वापस सामने को लौटा दो और आप यूज ही मत करो। तो किसानों ने कहा ये सिंचित भूमि है कितनी थोड़ी सी है, असिंचित भूमि पर ही हम फसल उगाते हैं, यदि असिंचित भूमि हम लौटा देंगे तो हम फसल क्या उगाएंगे। तो पथिक जी ने कहा आप समझ नहीं रहे हो, सामंत इस जमीन का रख के क्या करेगा, सामंत आपको वापस देगा, वापस देगा तो आप वापस तभी देगा जब आपके साथ समझौता होगा। तो सामंत आपकी बात मान लेगा और जो भी असिंचित भूमि है इनके पट्टे तुम्हें वापस लौटा देगा, सामंत अपने पास में क्या रहेगा। किसानों को लगा यार आइडिया तो सही है, और किसानों ने ये जो असिंचित भूमि के पट्टे थे उन पट्टों को सामंत को लौटा दिए। किसको लौटा दिए, सामंत। सामंत ने कहा देखो ये लौटा तो रहे लेकिन मैं वापस नहीं दूं। किसानों को लगा कि ये तो ऐसे कर रहा है, ये अपने पास में रखेगा क्या ही करेगा। तो किसानों ने ये जो ऐसे भूमि के पट्टे थे किसको लौटा दी, सामंत को वापस लौटा दी कि हम इसका यूज नहीं करेंगे जब तक इसके टैक्स आप कम नहीं करोगे। तो सामंत को लौटा दिया। सामंत बड़ा तेज था, सामंत ने इस पट्टों को लेकर दूसरे जो भी किसान थे उन किसानों के अंदर बांट दिया। तो ये पट्टे दूसरे किसानों के अंदर बांट दिए। अब जो किसान थे वो किसान अब करे क्या, बेचारे सिंचित भूमि उनके पास कम थी नहीं, तो असिंचित भूमि के पट्टे तो सामंत ने दे दिए असिंचित भूमि। अब किसान वापस भाग के पथिक जी के पास में गए और पथिक जी को जाकर कहा यार पथिक जी ये तो उल्टी पड़ गई, आपने तो कहा था कि किसान पट्टी यदि लौटा देंगे तो सामंत बात मान लेगा, बात मानने के मजबूर हो जाएगा, लेकिन किसान सामंत ने तो ये जो पट्टे थे वो दूसरे किसानों को बांट दिए, अब क्या करें। तो पथिक जी ने कहा यार अब तो मेरे पास भी क्या इलाज है, कोई इलाज तो है नहीं, लौटा दिए वो नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, जमीन उनकी है। तो किसानों ने कहा देखो इलाज हमारे पास है, हम करते हैं इलाज। किसान ने पथिक जी ने कहा बताओ साहब क्या इलाज है, क्या करें। पथिक जी, किसानों ने उस पथिक जी को कहा कि देखो आपके कहने पर हमने पट्टे लौटाए, आप अब कह रहे हो कि मेरे पास कोई इलाज नहीं। यदि अब बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर बिजोलिया के अंदर भी आ गए तो ठीक नहीं रहेगी। तो किसानों की और पथिक जी के बीच में बढ़ने बंद हो गई थी, क्योंकि पथिक जी के कहने पर किसान जो है वो पट्टे लौटा दिए थे। तो अब पट्टे वापस किसानों को मिल नहीं रहे थे, खेत नहीं मिल रहे थे। इस वजह से पथिक जी और किसानों के बीच में बननी बंद हो गई और 1927 ईस्वी के अंदर पथिक जी बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। अलग कब हो गए, 27 के अंदर। जुड़े कब थे, 1916 के अंदर। अलग कब हो गई, 1927 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। अच्छा, बिजोलिया किसान आंदोलन से अब विजय सिंह पथिक अलग हो गए। अब अलग हो गए तो आंदोलन चलाएगा कौन, कोई बड़ा नेता है नहीं। तो ये बात कि किसान जो भी थे तो किसान भाग के गए, किसान भाग के गए गांधी जी के पास में, और गांधी जी को जाकर कहा गांधी जी आप चलो, पथिक जी तो है। गांधी जी ने अपने पांचवें बेटे को भेजा, पांचवा बेटा था जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, बजाज जी को भेजा। बजाज जी को कहा कि तुम जा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। अब बजाज जी यहाँ पर आंदोलन करने के लिए गए, लेकिन बजाज जी से पार पड़ी और बजाज जी ने एक दूसरे बंदे को यहाँ पर अपॉइंट किया, उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, उपाध्याय। तो इस आंदोलन का सबसे पहले नेतृत्व साधु सीताराम दास करता है, उसके बाद में पथिक जी करते हैं, उसके बाद में जमुनालाल बजाज बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है, उसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय करते हैं। लेकिन किसानों को एक बात समझ में आ गई थी
कि भाई नेतृत्व कोई भी करो, ये जो नेता होते हैं ना ये काम के नहीं, अब हम समझौता करेंगे सरकार के साथ। और मेवाड़ सरकार में एक नया प्रधानमंत्री बना था, मेवाड़ के अंदर एक नया, मेवाड़ में एक नया पीएम बना था, प्रधानमंत्री वी राघवाचारी। वी राघवाचारी नाम था एक नया प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा आदमी था वी राघवाचारी। और किसान भारती इस वी राघवाचारी के पास में गए, किसान इस वी राघवाचारी के पास में जाकर कहते हैं कि हम तो आज के बाद में आंदोलन नहीं करेंगे, आप हमारे जो भी पट्टे है वो वापस लौटा दो। तो वी राघवाचारी और किसानों के बीच में 1941 ईस्वी के अंदर समझौता हुआ, और इस समझौते के अंदर किसानों के जो भी पट्टे थे वो पट्टे वापस कर दिए गए, और जो इनकी मांगे थी वो मांगे मान ली गई। और इस प्रकार से 1941 ईस्वी के अंदर यह आंदोलन खत्म हो गया था। 1941 ईस्वी तक यह आंदोलन चला था और 1941 के अंदर यह खत्म हो गया था। थैंक यू।